पानी करते हैं पानी वर्क एनर्जी थ्योरम लास्ट क्लास में उसकी प्रैक्टिस की थी, एनसीआरटी प्रॉब्लम्स किए थे। आज एक टॉपिक अपना छोटा सा बच्चा है वो सॉल्व कर लेते हैं, एनसीआरटी प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, तो वर्क एनर्जी वाला चैप्टर भी अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, लिख लो टॉपिक पावर। आज पावर के बारे में पढ़ना है। ओके, पावर ध्यान दो। पावर का मतलब समझते हैं, ठीक है? उसकी बेसिक इक्वेशन ही है, बाद में स्टडी करते हैं। देखो, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ध्यान देना यहाँ पे। सपोज ये बॉटल है, इस बॉटल को ये कुछ पर्टिकुलर हाइट से मैं कुछ पर्टिकुलर हाइट पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है, ऐसे लेके आ रहा हूँ, तो मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया, और ऐसे ऊपर लेके आ रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, इस बॉटल पे वर्क किया। अब दो तरीके हैं, मैं इधर से इधर ऐसे स्लोली लाऊं, दूसरे केस में उधर से ही या इधर ऐसे थोड़ा पास लेके आऊं। पहले हम स्लो ला रहे हैं, दूसरे में पास ला रहे हैं। वर्क जो है वो दोनों केस में क्या होगा, सेम होगा। फोर्स भी एक जैसा था, डिस्प्लेसमेंट भी एक जैसा था, वर्क क्या रहेगा, सेम। टाइम का फर्क है, पहले में टाइम ज्यादा लगा, दूसरे में क्या हुआ, टाइम कम लगा। टाइम के साथ स्टडी करना हो तो नया टर्म स्टडी करते हैं, क्या, पावर। क्या लगता है किसमें ज्यादा पावर था, जिसमें टाइम कम लगा है, ज्यादा लगा? जिसमें टाइम कम लगता है वर्क करने में, उसमें पावर क्या होता है, ज्यादा होता है। वर्क जरूरी नहीं है, वर्क एनर्जी भी हो सकता है। अगर कम टाइम में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मतलब पावर क्या है उसका, ज्यादा। तो पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, ये वर्क पावर का फॉर्मूला होता है। और ये जो फॉर्मूला होता है वो कौन सी वैल्यू देता है, एवरेज वैल्यू। एक पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर चाहिए इंस्टेंटेनियस, तो इसको क्या लिखेंगे, dw बाई dt। ठीक है ना, पावर को ऐसे लिखेंगे। ओके, डेफिनेशन स्टेटमेंट कैसे लिखोगे पावर का, बोलो क्या लिख सकते हो, वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हो, टाइम है तो रेट, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसको क्या बोल सकते हैं, पावर। वर्क जरूरी नहीं है, वर्क की जगह एनर्जी भी आ सकता है। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिख लो, बाद में फॉर्मूला लिख लेना। द रेट at which work is done, the rate at which work is done, or energy, the rate at which work is done or
energy is transferred, the rate at which work is done, or energy is transferred is called power. Is called power. ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला लिख लो. लिखिए ये फॉर्मूला. ठीक है, ये पावर की इक्वेशन. पावर क्या ना एक और फॉर्मूला आता है उस तरह करते हैं, इधर से ही आएगा. इसके नीचे लिखो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds, the work done will be देखो अगर बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट एच, डॉट प्रोडक्ट होता है. तो इधर फोर्स तो एफ ही रहेगा, डॉट एच की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, ds. ठीक है ना, ये अपना वर्क आएगा. अब मुझे किसमें इंटरेस्ट है, पावर में. तो P इक्वल टू क्या होता है, dw बाई dt. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एफ डॉट ds बाई dt. देखो इसमें लिखिए, ये बता सकते हो ds बाई dt किसके बराबर होगा. ds मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट. dx लिखो, ds लिखो, dy लिखो, सब एक ही होता है. बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी. इसके नीचे लिखो हियर ds बाई dt, हियर ds बाई dt, हियर ds बाई dt इक्वल टू v. ds बाई dt इक्वल टू v. ऊपर एरो बनाना, वेक्टर है, ds बाई dt इक्वल टू v. तो देखो दूसरा फॉर्मूला आ गया अपना. therefore p इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, देखो f को तो ऐसा ही रखा, डॉट ds बाई dt देखिए क्या लिखिए v. ये पावर का एक और फॉर्मूला होता है, f डॉट ठीक है. तो ये हमने फॉर्मूलाज देखे. ठीक है, अब वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा क्या यूज कर रहे हैं, पर ये सब फॉर्मूलाज हमें क्या है पता होने चाहिए. ठीक है, इसमें ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट पता है, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, ये पता होगा क्या होता है, वॉट. WAT वॉट होता है. ऐसा लिख लो, ऐसा यूनिट क्या होता है, वॉट, WATT. ठीक है, और सिंबल क्या होता है, कैपिटल W, उसका सिंबल होता है कैपिटल W. ठीक है, और एक वॉट का मतलब ये फॉर्मूला से ही समझ सकते हैं, वर्क अपॉन टाइम है. एक वॉट का मतलब क्या होता है, 1 जूल पर सेकेंड. एक वॉट का मतलब क्या होता है, 1 जूल पर सेकेंड. अगर 1 सेकंड में 1 जूल का वर्क हो तो उसे क्या कहते हैं, 1 वॉट का पावर कहते हैं. ठीक है, इसका ना एक और यूनिट भी आता है, वो भी पता होना चाहिए. देखो अनदर यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर. अनदर यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर. ब्रैकेट में लिखो HP, हॉर्स पावर. ये है ना बहुत पुराना यूनिट है. इसमें
क्या होगा, पहले के जमाने में जो ट्रांसपोर्टेशन मेथड था, मतलब बहुत पहले की बात करें, तब क्या था, वो हॉर्सेस थे, बुलॉक कार्ट, वो सभी थे ना। तो एक टिपिकल हॉर्स कितना पावर दे सकता है, उसके बेस पे ये यूनिट आया है। ये यूनिट जनरली यूज नहीं होता है, जहाँ पे यूज होता है मेजर एक ही जगह यूज होता है, कहाँ पे, ऑटोमोबाइल। इंजन का जो पावर होता है ना, कभी नोट करना, कोई भी कार या टू व्हीलर हो, उसकी इंजन का जो पावर है वॉट में नहीं लिखा होता है, हॉर्स पावर में लिखा। तो हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। एक हॉर्स पावर मतलब लिख लो 1 HP इक्वल टू 746 वॉट। 1 HP इक्वल टू 746 वॉट। ठीक है, ये उसका यूनिट हो गया। ठीक है, ये HP वाला पार्ट भी एक पता होना चाहिए। ओके, और इसका डायमेंशन लिखना हो, पी का डायमेंशन, तो पी का डायमेंशन मतलब क्या हो, MLT वो सब, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का भी अगर भूल गए हो तो फोर्स का फॉर्मूला पता होता है, MA मतलब M एक्सेलरेशन का कितना होता है, LT-2। ये वेलोसिटी का कितना, -1। तो पावर का डायमेंशन फाइनली कितना आ गया, M L2 T माइनस पावर का डायमेंशन। ठीक है, तो ये बेसिक जो डेफिनेशन फॉर्मूला है वो सब देख लिए। इसके बेस पे प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स मैं करवा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी के बेस करवा देता हूँ। ठीक है, वो कॉम्पिटिटिव में भी काम तो आने ही वाला है। ठीक है, पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 3, 2, 1, a particle moves from 3, 2, 1 to -1, 2, 4, -1, 2, 4. ठीक है, under the influence of force, under the influence of force, F equal to -2 I cap plus 2 J cap minus K cap, -2 I cap plus 2 J cap minus K cap न्यूटन। ठीक है, find power delivered in 10 seconds, find power delivered in 10 seconds। ठीक है, अभी इसमें क्वेश्चन समझते हैं। क्या पावर पूछा हुआ है, ठीक है, फोर्स दे रखा है, ठीक है, टाइम दे रखा है। इससे पहले मुझे ये बताओ, पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करें, एवरेज वाला या इंस्टेंट? तो पहले तो वो पता होना चाहिए। क्वेश्चन में सब क्लू दिए होते हैं, उससे पता चल जाता है। क्या है, देखो 10 सेकेंड पूरा टाइम दे रखा है, मतलब डेल्टा टी यूज करना है, तो इधर कौन सा एवरेज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एवरेज पावर अगर मुझे निकालना है, तो एवरेज पावर इक्वल टू W बाई डेल्टा टी। तो जो डेल्टा टी तो पता है 10 सेकेंड, वर्क निकालना पड़ेगा। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस मत बोलो, एफ देखो ये आई कैप जे कैप में, तो कैसे बोलना चाहिए W को, एफ डॉट एस, कैसे बोलना चाहिए, एफ डॉट एस। एस तो दे रखा है, एस कैसे निकाले, एस का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। देखो इधर दो वो पोजीशन दे रखी है, 3, 2, 1 मतलब वो कौन सी इनिशियल पोजीशन, उसका जहाँ पे दे रखा है वो कौन सी फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जो दो पोजीशन दे रखी है, फाइनल माइनस इनिशियल करो, एस निकालो पहले, सबसे पहले एस वेक्टर निकालो डिस्प्लेसमेंट का, फाइनल माइनस इनिशियल करो जो पोजीशन दे रखी है, और आई कैप जे कैप में लिखना।
एस निकाला गया। देखो फाइनल पोजीशन बताओ क्या थी, -1, -1,2,4। तो पहले उसको आई कैप जे कैप में लिखो। -1 है तो मतलब क्या लिखो, माइनस आई कैप, बाद में 2 है मतलब क्या है, +2 जे कैप, बाद में +4 के कैप। ये थी फाइनल पोजीशन। माइनस क्या करना है, इनिशियल पोजीशन। तो क्या थी 3,2,1, तो उसको भी लिखना है आई कैप जे कैप में। 3 आई कैप 2 जे कैप और ये के कैप, माइनस कर दो ये, तो एस वेक्टर आ जाएगा। कितना रहा है, -4 आई कैप जे कैप तो कैंसिल हो गया, +3 के कैप। ये एस वेक्टर आ गया। एस वेक्टर दे रखा है क्या है, -2 आई कैप +2 जे कैप माइनस के कैप। वर्क कैसे निकाले, W इक्वल क्या होता है, F डॉट एस। करो डॉट प्रोडक्ट ये दोनों का, वर्क निकालो। देखिए कितना आएगा बहुत ज्यादा। आई कैप जे कैप में दिया हो तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, जे को जे के साथ, के को के साथ। आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 8। आई कैप लिखे हैं नहीं, फिर वैल्यू लिखनी होती है, डॉट प्रोडक्ट है, तो ये 8 हो गया। जे के साथ तो इधर कुछ है ही नहीं, तो 0। के साथ देखो -3, तो वर्क कितना आया 5 जूल। इतना वर्क है अपना 5 जूल। जब पावर चाहिए फिर अपने इक्वेशन, 5 जूल का वर्क आया, कितना टाइम लगा 10 सेकेंड, तो कितना पावर आएगा 0.5 वॉट। 0.5 वॉट, दिस विल बी द पावर। ठीक है ना। तो ये क्या एक बेसिक क्वेश्चन देखिए ताकि फॉर्मूला समझ में आ जाए, ऐसे अप्लाई करते। ओके, इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं पावर के, वो देख लेते हैं। वो एनसीईआरटी के ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसको अपना स्कूल वाला पार्ट तो कवर हो ही जाएगा और ऐसे कम्पिटिटिव में भी आता है, तो उस हिसाब से प्रैक्टिस कर लेते हैं उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ पंप ऑन द ग्राउंड, a pump on the ground is used to fill a tank with water, is used to fill a tank with water of volume 30 meter cube in 15 minutes, 15 minutes. Okay, full stop. If tank is 40 meters above ground, if tank is 40 meters above ground and efficiency of pump is 30%, and efficiency of pump is 30%, efficiency of pump is 30%, then find the electric power, consumed by the pump.
Then find the electric power consumed by the pump. ठीक है, अभी वो एकदम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से समझते हैं, प्रॉपरली स्टडी करते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ये पंप जो है, हम कोई भी ऐसे नल या ऐसा कुछ हम क्या कहते हैं चालू करें तो जो पानी आता है वो कहाँ से, ऊपर से आता है। पानी की जो टैंक होती है वो कोई भी, तुम कॉम्प्लेक्स में जाओ, रेसिडेंशियल हो, बिल्डिंग में जाओ, पानी की टैंक क्या हमेशा ऊपर होती है, टेरेस पे होती है, पानी क्या उधर से ही आता है। अब सारा पानी सब यूज कर लिया, टैंक खाली हो गई, अब वो टैंक में वापस पानी भरना हो तो क्या यूज करते हैं, पंप यूज करते हैं। पंप कहाँ पे होता है, ग्राउंड पे ही होता है। तो सपोज पानी का टैंकर आ रहा है, वो तो जमीन पे ही है, पंप भी जमीन पे। तो पंप क्या करता है, पाइप के थ्रू पानी को ट्रांसपोर्ट करता है और उससे टैंक क्या होती है, फिल। पंप का वो काम होता है, पंप जमीन पे होता है। पानी जो आता है उस क्या कहते हैं गवर्नमेंट से या वो ड्रेनेज सिस्टम से, वो भी जमीन पे ही होता है। तो पंप क्या करता है, जमीन का पानी कहाँ पे, ऊपर भेजता है, पाइप के थ्रू भेजता है। ठीक है, और आजकल तो पंप क्या बहुत एडवांस आ चुके हैं, जो मतलब सेंसर्स के साथ होते हैं, वो एक लेवल तक आ जाए पानी अपने आप को मोटर क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, वरना सीधी बात है ओवरफ्लो होगा। तो अपना ये प्रॉब्लम है, ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम है कि क्या दिया हुआ है कि हमें वो फिल करना है टैंक, टैंक का वॉल्यूम दे रखा है 40 मीटर क्यूब, और कितने टाइम में फिल करना है हमें टैंक को, तो टाइम तो लगेगा ना फिल करने में, कितना 15 मिनट में फिल करना है। टैंक जमीन पे नहीं है, टैंक हाइट पे, कितनी हाइट पे दे रखा है, 40 मीटर। ठीक है ना, हमें पावर निकालना है। ठीक है, वो एफिशिएंसी वो सब क्या है वो देखते हैं, वो हम देखते हैं, स्टडी करते हैं। इसमें पहले बताओ पंप जो है, पंप की अगर हम बात करें, पंप कौन सी एनर्जी लेता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पंप जो है वो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है। और पंप का आउटपुट, पंप का जो आउटपुट है वो क्या होता है, पंप क्या है, पानी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कुछ हाइट पे दे रहा है ना, तो पंप बेसिकली कौन सी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, कौन सी देता है, पोटेंशियल एनर्जी। कुछ हाइट पे जा रहा है मतलब पंप इनडायरेक्टली क्या पोटेंशियल एनर्जी देता है। अगर कुछ स्पीड से ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसमें कौन सी एनर्जी देता है, काइनेटिक एनर्जी। मतलब बेसिकली पंप क्या है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी देता है, उसको कंबाइन करो तो क्या कहते हैं, उसे कौन सी एनर्जी कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो पंप का काम क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम करता है, और आउटपुट क्या होता है उसका, मैकेनिकल पावर। ठीक है, तो पहले वो मैकेनिकल पावर निकाल देते हैं। इधर पोटेंशियल आएगा, काइनेटिक आएगा, दोनों आएगा, क्या आएगा इधर, बोल। और ये हाइट वो सब दे रखी है, मतलब पोटेंशियल तो आएगा ही। स्पीड दे रखी है क्या, कितनी स्पीड से वो ट्रांसपोर्ट है, तो दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो सिर्फ क्या आएगा, पोटेंशियल ही आएगा। तो पहले तो वो पोटेंशियल एनर्जी निकाल देते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, देखो ग्राउंड को रेफरेंस मानते हैं, तो कुछ हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस mgh। इधर एनसीईआरटी का है ना, तो G 9.8 लेना पड़ेगा, तो G चलो 9.8 ले लेंगे, H कितना डालोगे 40, M निकालना पड़ेगा, मास वो कैसे, वॉल्यूम दे रखा है, डेंसिटी पता है वाटर 1 नहीं होती है, 1 तो सीजीएस यूनिट में होती है, ऐसा यूनिट में हम सब स्टडी कर रहे हैं ना, उसमें कितनी होती है 1000, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो पहले डेटा लिख लेते हैं, पहले तो लिख लो हाइट H इक्वल टू, एनसीईआरटी का है तो प्रॉपर्ली ढंग से लिखना पड़ेगा, हाइट H इक्वल टू कितना होगा 40 मीटर। ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है 40, वो भी 40 है ना, 40, वॉल्यूम कितना है 30 मीटर क्यूब। तो उसमें लिखो मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर क्या होगा, m इक्वल टू, मास को कैसे लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना है वाटर का 10⁻3, वॉल्यूम कितना है 30 मीटर क्यूब, तो मतलब क्या आ गया 3 इंटू 10⁴ kg, ये मास आ गया, इतना मास तुम ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, 3 इंटू 10⁴ kg। ठीक है ना, इतना मास आ गया अपना। ठीक है, अब इधर कौन सी एनर्जी दे रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हैं, तो निकालनी पड़ेगी। चलो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू क्या होगा, mgh, कर लो कैलकुलेट कर लो, G को 9.8 लेना,
कितना आ रहा है? 1 पॉइंट बोलो, 1 पॉइंट क्या? 1.176 into 10⁻⁷. Calculation रखवाना चाहिए. 10⁷ यूनिट जूल पोटेंशियल एनर्जी. इतनी पोटेंशियल एनर्जी क्या पंप दे रहा है, हमें क्या चाहिए? पावर चाहिए. तो ये जो पावर, देखो दो टाइप के पावर आते हैं, इनपुट पावर और आउटपुट पावर. पंप की अगर बात करें तो इनपुट पावर मतलब कौन से टाइप का पावर है? इलेक्ट्रिक पावर. ये जो पावर है इससे वो पावर मिलेगा, वो कौन सा पावर होगा? आउटपुट पावर. पंप जो दे रहा है, जो अपने काम का है. ठीक है, तो इधर से हम क्या आउटपुट पावर निकाल सकते हैं कि पंप कितना दे रहा है पावर. ठीक है, तो वो पहले निकालेंगे. लिखो आउटपुट पावर ऑफ पंप, आउटपुट पावर ऑफ पंप. तो आउटपुट पावर जो है, देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम. अब जरूरी नहीं है वर्क, डेफिनेशन में हमने देखा वर्क की जगह एनर्जी भी आ सकता है. इधर कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी. तो U बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं. डेल्टा टी दी है क्या? 15 मिनट. तो उसको सेकंड में करना कन्वर्ट. निकालो आउटपुट पावर. कितना है? 1.36 किलो इंटू 10 टू पावर 3. क्या है? 3. हाँ तो 1.3 रखो. तो 1.3 इंटू 10 ये सब क्या रहेगा? 1.3 इंटू 10⁻³ वॉट. 10⁻⁴ आ रहे हैं. मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा. बताओ. ये क्या आउटपुट पावर है? इतना पावर कौन दे रहा है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक पावर. मतलब आउटपुट पावर की बात करें, इनपुट पावर. इनपुट पावर, हमें इनपुट पावर निकालना है. अब इधर है ना, एफिशिएंसी का मतलब समझा. पंप की अगर बात करें, मान लो पंप जो है 100 वॉट पावर कंज्यूम कर रहा है, अब वो पूरा तो आउटपुट देगा नहीं. पंप एक मैकेनिकल ऑब्जेक्ट है, तो उसमें वेयर एंड टेयर होता है, फ्रिक्शन होता है, मतलब क्या लॉसेज होते हैं एनर्जी, तो हीट हो सकता है. तो 100 वॉट अगर पावर वो ले रहा है तो 100 वॉट तो देगा ही नहीं, उससे कम ही देगा. तो 30% एफिशिएंसी का मतलब क्या है? सिर्फ 30% देगा वो आउटपुट. तो 100 वॉट अगर इनपुट ले रहा है तो आउटपुट कितना मिलेगा? 40 वॉट.
आउटपुट से 30 वॉट मिले, बाकी का 70 क्या भैया लॉसेस, हीट, फ्रिक्शन वो सब में चला गया, मतलब वो अपने काम का नहीं। क्वेश्चन में पूछा इनपुट पावर निकालना है, तो इधर है ना एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। एफिशिएंसी का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, एकदम सबसे सिंपल। इधर पावर की बात करें तो पावर के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले लिख लो, एफिशिएंसी इज गिवन बाय efficiency is given by, efficiency का नहीं सिंबल होता है, इस सिंबल को ईटा कहते हैं। तो efficiency क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूला था, इसको बॉक्स बना देना, ये काम का फॉर्मूला है, दूसरी जगह भी यूज होगा, ठीक है। जनरल फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का। अब इधर फॉर्मूला में देखो ईटा दे रखा है, ये रखा है ना क्वेश्चन में, ईटा कितना है 30%, आउटपुट पावर हमने निकाल दिया कि कितना हमें चाहिए, तो इसको सॉल्व करो क्या मिल जाएगा, इनपुट पावर मिल जाएगा ना, वही तो इलेक्ट्रिक पावर होगा, निकाल करो कैलकुलेट, निकालो इनपुट पावर। हो गया क्या, तो कैलकुलेट कितना आ रहा है आउटपुट पावर, सॉरी इनपुट 4.3 इंटू 10⁴ वॉट, इतना इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम होगा। ईटा दे रखा है, ठीक है ना, आउटपुट पावर हमने निकाल दिया, इनपुट पावर निकालना है, सबका आ रहा है क्या आंसर 4.3 इंटू 10⁴ वॉट, ठीक है। इतना इलेक्ट्रिक पावर मोटर लेगा, कंज्यूम करेगा, ठीक है, तब जाके क्या है वो टैंक फिल होगी, ठीक है। तो ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी दिए अच्छे प्रॉब्लम्स है, तो और थोड़े और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना, और इसी सेम ऐसे कॉम्पिटिटिव में भी आ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, a family uses 8 kilowatt of power. A family uses 8 kilowatt of power. ठीक है, पहले पार्ट में लिखो, solar energy is incident. Solar energy is incident at the rate of, solar energy is incident at the rate of 200 watt per meter square, 200 watt per meter square, ठीक है, full stop, कंटिन्यू में ही लिखना। If 20% of this energy, 20% of this energy is converted into useful electrical energy. If 20% of this energy is converted into useful electrical energy, then how large an area is required for 8 kilowatts.
how large an area is required for 8 किलोवाट, ठीक है, फुल स्टॉप। ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में लिखो कंपेयर दिस एरिया to the roof of a typical house, to the roof of a typical house, ठीक है। अभी दूसरा देखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, एक पर्टिकुलर फैमिली, यहाँ पर मान सकते हो 4-5 लोग हैं, तो ये फैन, ट्यूबलाइट, टीवी, फ्रिज वो सब यूज होता है, कंज्यूम होता है, इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो कितना 8 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब हम अगर देखें यहाँ पे ये सब, ये एसी, लाइट वो सब चालू है, ये जो इलेक्ट्रिकल पावर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? पावर प्लांट से। पावर प्लांट में अपने क्या यूज होता है? कोल यूज होता है, मेजोरिटी अपनी इंडिया की बात करें कोल यूज होता है, ठीक है। अब आजकल ऑल्टरनेटिव जो है वो कौन सा आ गया? और देखा भी हो तो आजकल काफी नई बिल्डिंग्स में और ये खास करके बंगलोज में पता है ऊपर टेरेस पे सोलर पैनल लगा रहे हैं, ठीक है। सोलर पैनल का मतलब क्या? वो कौन सी, उसमें इनपुट एनर्जी कौन सी होती है सोलर पैनल में? सोलर एनर्जी। सन से डायरेक्ट रेज आ रही है, सोलर एनर्जी क्या होती है? इनपुट एनर्जी। आउटपुट क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डायरेक्ट सोलर पैनल का वो बहुत अच्छा एडवांटेज है, सन की एनर्जी आ रही है वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। वो आउटपुट पावर हुआ अपना इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि हमें रिक्वायरमेंट कितनी? 8 किलोवाट की। सन से एनर्जी आ रही है तो सोलर पैनल में कितना बड़ा लगाऊं, सब कैलकुलेशन मुझे करने पड़ेंगे, कितना सोलर पैनल लगा है। ये भी एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो पहले तो ये चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज मान लो कि बंगलोज है, सिटी लाइट और सब में, ठीक है, काफी सारी जगह बंगलोज में ना सोलर पैनल लगे हुए हैं। क्या लगता है अगर वो सोलर पैनल जो लगाए होते हैं उससे पूरे घर की जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है क्या? मतलब वो पावर प्लांट से पावर कंज्यूम करने की जरूरत है? अगर सपोज जरूरत ना हो समझो लाइट बिल क्या आएगा? तो लाइट बिल ही नहीं आएगा, जो भी है फ्री में ही आ रहा है ना, अपना कन्वर्ट तो हो रहा है। क्या लगता है काम हो जाता है कि नहीं होता? पूरे टेरेस पे लगा दिए सोलर पैनल्स लगा दिए, बोलो रिक्वायरमेंट फिल हो जाएगी? नहीं होगी, आधी भी नहीं होती है। मेन प्रॉब्लम क्या है? सन से जो एनर्जी आती है ना, सन से बहुत एनर्जी आती है, हम यूज करके थक जाएंगे, उतनी ज्यादा एनर्जी आती है सन से। प्रॉब्लम क्या है? सन से जो एनर्जी आती है ना, सोलर पैनल का एक डिसएडवांटेज जो बोल सको, सन से जो एनर्जी आती है वो क्या इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है? बहुत कम एफिशिएंसी, बहुत कम। अपने प्रॉब्लम में कितनी? 20%। मतलब सपोज 100 वॉट आ रहा है, 100 वॉट का पावर आ रहा है, तो कितना मिलेगा मुझे? 20 वॉट ही मिलेगा, ठीक है। वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है सोलर पैनल का। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है उसमें देखो लॉजिक ही लगाना है, इसमें फिजिक्स इतना नहीं लग रहा है, एकदम लॉजिकल एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन है, ऐसा मान सकते हो। तुम्हें एरिया निकालना है कि कितने एरिया में मैं सोलर पैनल लगाऊं, ठीक है। रिक्वायरमेंट कितनी है अपनी? 8 किलोवाट की है। उसमें देखो सन की एनर्जी दी है 1 मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया हो तो कितनी एनर्जी आ रही है उसमें? सर कितना पावर आ रहा है? 200 वॉट। वो 200 वॉट पूरा हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं? कितना कन्वर्ट कर पा रहे हैं? उसका सिर्फ 20% कन्वर्ट कर पा रहे हो। मतलब 200 वॉट में से कितना हमें काम का मिलेगा? उसका 20% मतलब कितना हुआ? 40 वॉट। सिर्फ 40 वॉट काम का मिलेगा। तो तुम्हें कितने एरिया में वो सोलर पैनल लगाऊंगा, ये कैलकुलेशन करना है। सिंपल एप्टीट्यूड लॉजिकल क्वेश्चन है, ट्राई करो, इसमें कोई फिजिक्स नहीं लग रहा है, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है। करो ट्राई, लिख लो, प्रॉपर लिख के करो, लिख के करो, ढंग से लिख के कैलकुलेशन करो।
क्या एरिया निकाला तो उससे मतलब जजमेंट लेना है कि छोटा घर चलेगा बड़ा घर होगा। इसमें चलो पहले कैलकुलेट करते हैं। जिसका 200 मीटर स्क्वायर आंसर आया वो सही है, जिसका ना आया वो ध्यान दो, एकदम लॉजिकल है। पहले तो देखो एफिशिएंसी अगर हम देखें, देखो ध्यान दो, एफिशिएंसी की अगर बात करें, मैं पहले 1 मीटर स्क्वायर के लिए स्टडी कर रहा हूँ, बाद में जो भी रिक्वायरमेंट होगी अपनी आ जाएगी। तो फॉर 1 मीटर स्क्वायर एफिशिएंसी कितनी अपनी 20% है। आउटपुट पावर मुझे निकालना है, इनपुट मतलब सोलर एनर्जी कितनी आ रही है 1 मीटर स्क्वायर में 200 into 100, तो आउटपुट पावर कितना है मेरा 40 वॉट। 1 मीटर स्क्वायर में 40 वॉट मुझे पावर मिल रहा है काम का, और मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है 8 किलोवाट की है। तो डायरेक्ट क्या कहते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हो कि 1 मीटर स्क्वायर से तुम्हें अगर 40 वॉट मिल रहा है तो कितने मीटर स्क्वायर से हमें 8 किलोवाट मिलेगा। 8 into 10⁻³ वॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इससे ही आ जाएगा 8 into 10⁻³ ये 1 इधर 40 नीचे, कितना है एरिया 200 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया चाहिए तुम्हें, मतलब इतने एरिया में तुम्हें सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे, तब जाके वो 8 किलोवाट का रिक्वायरमेंट अपना क्या है कंप्लीट होगा। ठीक है ना, ये अपना आंसर है। ओके, अब इसको, ये पहला पार्ट हुआ अपना। दूसरे पार्ट में क्या बोला कि इसको कंपेयर करना। कंपेयर कैसे करते हैं, देखो 200 मीटर स्क्वायर का एरिया तुम्हें इमेजिन करना होगा। तो एक अच्छा तरीका क्या है, मान लो स्क्वायर है, स्क्वायर है वो टेरेस जो है वो स्क्वायर है, तो साइड L मान लो, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है L स्क्वायर, तो उससे L निकाल सकते हैं हम। ठीक है, दूसरे पार्ट में लिखो, पहला पार्ट हो गया, दूसरे पार्ट में लिखो assuming square root of side L, assuming square root of side L, तो क्या हो जाएगा A इक्वल क्या लिख सकते हैं L स्क्वायर, L निकालो, A आ गया है अपना। कितना आ रहा है इक्वल टू L स्क्वायर, 200 इक्वल टू L स्क्वायर, L कितना आएगा 10√2 मीटर। √2 की वैल्यू डालोगे तो L कितना आता है 14.14 मीटर। ठीक है, L जो है तो क्या आएगा 14.14 मीटर, मतलब 14 अप्रोक्स 14 ले लेते हैं, 14 मीटर्स बाय 14 मीटर्स का टेरेस होना चाहिए। अब मैं अगर तुम्हें बताऊं रफली, ये फ्लोर से सीलिंग अगर देखे ना तो अप्रोक्स 3 मीटर्स जितना मान सकते हो, अप्रोक्स 3 मीटर्स जितना। तो सोचो 14 मीटर्स मतलब कितना बड़ा होगा, काफी बड़ा हो गया, 4-5 फ्लोर हो गए, उतने का स्क्वायर समझो, विजुअलाइज करो, छोटा एरिया है बड़ा एरिया, उतना सिर्फ टेरेस होना चाहिए। मतलब वो टिपिकल हाउस उसको फुलफिल कर पाएगा नहीं, तो ये दूसरे बार में वो पूछा है कि टिपिकल हाउस कभी उसको फुलफिल नहीं कर पाए। इसलिए हम क्या है, वो सोलर पैनल जो होते हैं ना, वो कुछ पार्ट ही, थोड़ा ही वो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। ठीक है, पूरा फुलफिल होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो इससे अगर नीचे लिखो कि द रिक्वायर्ड एरिया इज मच लार्जर देन द रूफ ऑफ अ टिपिकल हाउस। द रिक्वायर्ड एरिया इज मच लार्जर than the roof of a typical house। ठीक है ना, ठीक है, वो फुलफिल नहीं कर सकते। ओके, तो ये एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन था सोलर पैनल वाला, ठीक है, पावर वाला। एक और
क्वेश्चन भी है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं, ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन, देखो ब्लेड ऑफ अ विंडमिल, ब्लेड ऑफ अ विंडमिल sweep out a circle, blade of a windmill sweep out a circle of area A, sweep out a circle of area A, ठीक है। पहले पार्ट में लिखो, if wind flows with velocity v, if wind flows with velocity v perpendicular to the circle, then find mass of air, passing through it, and find mass of air passing through it in time t, passing through it in time t, ठीक है। ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर, दूसरे पार्ट में लिखो फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर, ठीक, दूसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में assume windmill converts 25%, assume windmill converts 25% of wind energy into electrical energy, assume windmill converts 25% of wind energy into electrical energy, ठीक है, full stop. What is the electrical power produced? What is the electrical power? What is the electrical power produced? ठीक, ये दूसरा था, सॉरी तीसरा था, ठीक है। इसमें डेटा दे रखा है, एरिया लिख लो, A इक्वल टू 30 मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर, V इक्वल टू 36 kmph, V इक्वल टू 36 kmph, ठीक है। और दे रखा है डेंसिटी ऑफ एयर, रो एयर डायरेक्टली स्ट्रक्चर, डेंसिटी ऑफ एयर वो दे रखा है 1.2 kg पर मीटर क्यूब, 1.2 kg पर मीटर, ठीक है, इतना दे रखा है। तो इसको भी डिस्कस करते हैं। अब ये भी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। विंडमिल जो होते हैं, तो उसमें विंडमिल में अगर देखे हो तो उसमें क्या है, ब्लेड्स होते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं अपने 3 ब्लेड्स हैं, सपोज ऐसे, ठीक है, ऐसे 3 ब्लेड्स है। तो एयर की वजह से, तो विंड की वजह से ये ब्लेड क्या करते हैं, मूव करते हैं, रोटेट करते हैं। एयर ऐसे पास हो रही है, तो ब्लेड क्या रोटेट करते हैं, तो ये ब्लेड रोटेट करेंगे तो सीधी बात है क्या, एक सर्कल बनेगा, ठीक है। एयर कैसे जा रही है, जैसे ऊपर नीचे कैसे जा रही है, उसके परपेंडिकुलर, मतलब ये ब्लेड से ऐसे पास हो रही है एयर। मान लो कि ऐसे एयर जो है, एयर ऐसे पास हो रही है, ठीक है। तो एयर क्या इधर से विंडमिल से क्रॉस होके एयर कुछ जाएगी। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, टी टाइम में हमें निकालना है, एयर कुछ पास हो रही है ना, तो कितना मास पास हो रहा है वो निकालना है। तो देखो मान लो हम एयर को देख पा रहे हैं, सपोज ऐसा मान लो, तो t इक्वल टू 0 पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टी टाइम बाद इतनी एयर फ्लो हो चुकी होगी, इतनी एयर ऐसे फ्लो हो चुकी होगी। ये जो एयर है वो भी ऐसे सर्कल ही बना रही होगी। तो कितना वो मास, कितना एयर फ्लो हुआ, ये सर्कल और ये सर्कल ऐसे एजिस को कनेक्ट कर दो तो क्या बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा। तो सिलेंडर, ये एग्जाम्पल इससे समझते हैं, ये पेन से, ये इधर टर्बाइन है, एयर इधर से पास हो रही, तो टी टाइम में एयर क्या इधर की इधर पहुंचेगी,
तो कितनी एयर पास हुई, ये सिलेंडर में जो वॉल्यूम होगा उतनी एयर क्या है पास हुई। तो पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम से बाद में इजीली मास आ जाएगा। इस सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, मान लो कि ये कुछ डिस्टेंस डी ट्रैवल किया है एयर ने, इसका एरिया ये दे रखा है, बोलो सिलेंडर है तो उसका वॉल्यूम, कभी भी कोई पार्ट का ऐसे वॉल्यूम निकालना होगा, एरिया इंटू लेंथ, वो कर दोगे क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो पहले वॉल्यूम निकालते हैं, उससे मास इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो पहले पार्ट में पहले ड्रॉ कर लो, निकालते हैं। चलिए तो ओके, इसमें लिखो डिस्टेंस ट्रैवल बाय एयर, डिस्टेंस ट्रैवल बाय एयर। तो टाइम दे रखा है, स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस को कैसे निकाल सकते हैं, डी इक्वल टू वी इंटू टी। ठीक है, लिख लो डी इक्वल टू क्या होगा, वी इंटू टी, ये डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। ठीक है, तो D इक्वल टू क्या गया, V इंटू टी। अब उसके नीचे लिखो वॉल्यूम ऑफ एयर इन टाइम T, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इन टाइम T। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, मतलब A इंटू डी होगा। डी हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, कितना है, V इंटू टी। ये क्या आ गया अपना वॉल्यूम। ठीक है ना, वॉल्यूम आ गया AVT। पहले पार्ट में पर क्या पूछा है, पहले पार्ट में क्या पूछा है, मास निकालना है। वॉल्यूम पता है, क्वेश्चन में डेंसिटी दे रखी है, तो मास किसके बराबर होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। लिख लो मास फ्लो m इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो m इक्वल टू रो AVT, वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, अभी यही रखो, लास्ट में डाल देंगे। ये आपका मास आ गया रो AVT। ठीक है, कितना मास आया अपना, कितना मास क्या होगा, फ्लो होगा। ये पहला पार्ट हुआ अपना। दूसरे पार्ट में क्या पूछा, कैंडियन का फॉर्मूला पता है, मास इतना फ्लो हो रहा है, K इक्वल क्या होगा, हाफ एम स्क्वायर, मास पता चल गया है, कर दो सब्स्टिट्यूट, आ जाएगा आंसर। दूसरे पार्ट में लिख लो कैंडियन K इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर, m को सब्स्टिट्यूट कर दो, v तो दे रखा है, वैल्यू मत डालना, सिर्फ अभी इक्वेशन ही लिखो। क्या आएगा काइनेटिक A इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो n को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो कितना आ गया 1/2 रो A V क्यूब T, है ना। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी, हाफ रो A V क्यूब इंटू T। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये दूसरा पार्ट भी हो गया अपना। तीसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है, कितनी एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 25
25%। और कौन सा पावर पूछा है? इलेक्ट्रिक पावर। ओके, इसमें देखो दो पावर है, एक विंड पावर और इलेक्ट्रिक पावर। हम विंडमिल की बात करें तो इनपुट पावर कौन सा होता है, विंड का या इलेक्ट्रिसिटी? विंड का। विंड का एनर्जी ले रहे, इनपुट पावर कितना होगा, विंड, और आउटपुट वो किसमें कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक पावर में। तो इधर अपने क्वेश्चन में क्या आउटपुट पावर पूछा, आउटपुट पावर पूछा तो पहले तो इनपुट पावर निकालना पड़ेगा, मतलब पहले विंड का पावर निकालेंगे। तो विंड का पावर भी एकदम इजीली आ जाएगा। देखो एनर्जी पता है, टाइम दिया हुआ है, तो पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वर्क अपॉन टाइम यूज नहीं करेंगे, एनर्जी अपॉन टाइम। तो उधर से क्या है, पावर आएगा। ठीक है, तो तीसरे वर्ड में लिखो इनपुट विंड पावर, इनपुट विंड पावर। तो कितना होगा, पी आई एन लिख लेते हैं। तो इनपुट पावर क्या हो जाएगा, क्या एनर्जी ट्रांसफर होगी, टाइम डी एन, कितने टाइम में, तो डेल्टा टी अभी मैं लिख रहा हूं। तो ये पता है, टाइम दिया हुआ है टी, देखो कितना आ रहा है पावर, ये हमने निकाल लिया है, टाइम टी दिया हुआ है, चलो डिवाइड। क्या भाई, हाफ रो ए बी क्यूब टी, और डेल्टा टी के बराबर ही होगा, तो टी कैंसिल। तो इनपुट पावर कितना है अपना, हाफ रो ए वी क्यूब, ये इनपुट पावर है, हाफ रो ए वी क्यूब। ठीक है, ये इनपुट पावर की इतनी एनर्जी हमें विंड से मिलेगी। पर क्वेश्चन में क्या एफिशिएंसी दे रखा है, तो अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज करोगे तो उससे क्या मिल जाएगा, आउटपुट पावर मिल जाएगा। तो स्टेटमेंट पहले लिखो कि आउटपुट इलेक्ट्रिक पावर, आउटपुट इलेक्ट्रिक पावर, output electric power can be obtained using efficiency, can be obtained using efficiency। तो efficiency का फॉर्मूला हमें पता है, ईटा इक्वल टू पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट इंटू 100। तो इधर से पी आउटपुट आ जाएगा ना, और फाइनली जो है ना उसमें वैल्यूज डालते हैं। ठीक है, ये जो आउटपुट पावर है उसमें सब वैल्यूज डालते हैं, और सब ऐसा ही होना चाहिए, ध्यान में रखना। करो कैलकुलेट, देखो आउटपुट पावर कितना आ रहा है। कितना है, 4500। पहले इक्वेशन बनाओ, यहाँ पे एफिशिएंसी कितना दिया है, 25 इक्वल टू पी आउटपुट, इनपुट कितना है 1/2 रो ए बी क्यूब इंटू 100। आउटपुट पावर कितना हो जाएगा, 0.25 इंटू 1/2 रो ए बी क्यूब। तो वैल्यूज डाल दो, तो आउटपुट पावर आ जाएगा, दो जगह का हाँ वी, देखो वी क्या है, 36 kmph है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना आता है ना, कन्वर्ट करना 5/18 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कितना आएगा, 10, डाल दो सब वैल्यू।
क्या है आंसर? सबका याद है क्या? देखो 4500 4500 वॉट 4500 वॉट इतना पावर मिलेगा हमें। कैलकुलेशन कर लेना, अभी के लिए लिख लो आंसर, ठीक है? यही आएगा 4500 वॉट, ठीक है ना? ये पावर आएगा, ओके? तो टर्बाइन और ये सब क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे, और ऐसे डेफिनेटली वो स्कूल में भले एनसीईआरटी में दिए, भले कंप्यूटर पार्ट में भी है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन है वो भी एनसीईआरटी में दिए हुए, कंप्यूटर में आएंगे, पर ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल नहीं है, कंसेप्चुअल है, इक्वेशन स्टडी करनी है, वो प्रॉब्लम्स भी देख लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, a body is initially at rest. A body is initially at rest. ठीक है? Full stop. It undergoes motion with constant acceleration. It undergoes motion with constant acceleration. It undergoes motion with constant acceleration. ठीक है? Full stop. The power delivered at time t. The power delivered at time t is proportional to power delivered at time t is proportional to, अब ऑप्शंस लिखो। पहला ऑप्शन t⁻², पहला ऑप्शन t⁻², दूसरा ऑप्शन में सिर्फ t, तीसरा ऑप्शन में t⁻3/2 और लास्ट ऑप्शन में t²। ठीक है? ये चार ऑप्शन दिए हुए। देखो ये साथ में करते हैं, दूसरा जो दूंगा वो अपने आप ट्राई करना है। इसमें क्या इक्वेशन स्टडी करो। अब देखो कैसे ये बताओ, क्वेश्चन पढ़ के पावर कौन सा स्टडी करें, एवरेज या इंस्टेंटेनियस? क्वेश्चन में क्लूज दिए होंगे, पावर एट टाइम टी है, मतलब टाइम टी पर निकालना है, मतलब कौन सा हुआ? इंस्टेंटेनियस। अब इंस्टेंटेनियस के लिए dw/dt भी है और वो x.v वाला भी यूज किया है। अब वही सेम क्वेश्चन से डिसाइड करो क्या यूज करते हैं। क्या दिया क्वेश्चन में? इंफॉर्मेशन दी है, क्या है? एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन दिया मतलब बेसिकली फोर्स दे रखा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे? xv वाला। अब देखो वन डायमेंशनल मोशन ही है तो x.v को ना xv लिख सकते हैं। तो इसमें p = fv, ठीक है? ये फॉर्मूला अगर यूज करें, पावर की जगह फोर्स की जगह में क्या लिख सकता हूँ? m। अब प्रोपोर्शनलिटी जब लिखे ना, बहुत ध्यान देना होता है। प्रोपोर्शनलिटी लिखनी हो ना तो सब चीजें क्या है? कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे इधर ये इक्वेशन में m कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? p प्रोपोर्शनल टू v बोल सकते हैं, ठीक है? सब चीजें क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? t के टर्म्स में मुझे लाना है, तो कैसे भी करके v को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? t में। तो कोई इक्वेशन पता है? चलो लिख लो, इंस्टेंटेनियस पावर लिख लो। ये इंस्टेंटेनियस पावर
ये एनसीईआरटी का ही है तो ढंग से स्टेटमेंट और सब लिखने हैं। इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, P इक्वल टू FV, मतलब P इक्वल क्या गया MAV, ठीक है। अब इसके आगे लिखोगे फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन कौन सी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं? V को मुझे T में कन्वर्ट करना हो, कौन सी इक्वेशन कर? देखो इनिशियली बॉडी एस पे मतलब U को क्या ले सकते हो 0, कौन सी फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हो, उसमें T आता है। देख लो V इक्वल टू U प्लस AT, V इक्वल टू U प्लस AT, U तो 0 है मतलब V किसके बराबर आ गया 80, V इक्वल टू 80, तो देयरफॉर सब्स्टिट्यूट कर दो उसमें, तो पावर की इक्वेशन क्या आ जाएगी, MA into V की जगह 80 आ गया, तो P इक्वल टू क्या आ गया MA स्क्वायर T, ये पावर की इक्वेशन आई, P इक्वल टू MA स्क्वायर T। अब इसमें M और A कांस्टेंट है तो तुम लिख सकते हो प्री प्रोपोर्शनल टू क्या है, तो इसमें इसमें लिखोगे सिंस M and A are constant, since M and A are constant, T proportional to T, T proportional to T, ठीक है ना, क्या है मतलब कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ठीक है ना, T आएगा। ओके, तो ऐसे क्या स्टडी करना आना चाहिए प्रोपोर्शनलिटी। ओके, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ वो अपने आप ट्राई करो, ऐसे प्रोपोर्शनलिटी स्टडी करने की ट्राई करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body is moving under the influence, body is moving under the influence of constant power, under the influence of constant power, okay. Its displacement in time t, its displacement in time t is proportional to, its displacement in time t is proportional to, ऑप्शन सेम है जो लास्ट प्रॉब्लम में थे वही ऑप्शन, ठीक है। अब ये ट्राई करो, इसमें इसे P इक्वल टू FV कांस्टेंट और वो सब देखो इसमें पावर कांस्टेंट दिया हुआ है,
चलिए डिस्कस करते हैं इसमें क्या क्या करेगा। देखो T इक्वल टू क्या है, एस वी, एस को तो एम ए लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो तुम्हें क्या करना है, इधर क्या कांस्टेंट है, एम तो कांस्टेंट ही है, और क्या कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, मतलब ए और बी अलग हो सकता है। तो अब टारगेट तुम्हारा क्या है कि इधर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट एस लाना है और टी लाना है। इधर कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया है क्या, तो मतलब v इक्वल टू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट वो सब यूज नहीं कर सकते, कुछ ना दिया हो तो ये तो हमने डिस्कस किया हुआ है काइनेमेटिक्स में। अगर कुछ ना दिया हो तो जनरल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशन यूज करनी। तो जैसे इधर देखें, एक ही जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, dv by dt। तो अब इंटीग्रेशन करना है, पर पहले रीअरेंज करेंगे। तो देखो कैसे रीअरेंज करें, dt को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेशन करते हैं। तो इधर बताओ क्या क्या कांस्टेंट है, इधर t कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिख सकते हो, यहाँ पे dt आ गया इक्वल, इधर क्या कांस्टेंट है m, तो m बाहर आ गया v dv। अब dt का इंटीग्रेशन, सिर्फ dt हो इंटीग्रेशन आना चाहिए, सिर्फ dt हो तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, t इक्वल टू m, इसका इंटीग्रेशन v dv हो, पावर वाला रूल लगता है 2/2, ठीक है। तो देखो इधर v एक आ गया और t आ गया, पर अभी अभी अपना काम खत्म नहीं हुआ है, मुझे और क्या लाना है, h लाना है, डिस्प्लेसमेंट। तो और थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। तो देखो v निकाल देता है, मैं v स्क्वायर को जैसे लिख सकता हूँ 2pt/m। तो v को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2pt/m, ऐसे लिख सकते हैं। अब एक और इक्वेशन यूज कर सकते हो, v है, मुझे डिस्प्लेसमेंट लाना है, v की जगह क्या लिख सकते हैं, क्या है, d by t नहीं लिख सकते, dx by dt, जनरल इक्वेशन कहता हूँ। v की जगह dx by dt यूज करेंगे, पर x नहीं यूज करना है, डिस्प्लेसमेंट है तो s यूज करेंगे। तो इधर मैं v की जगह क्या लिख रहा हूँ, ds by dt इज इक्वल टू अंडर रूट 2pt/m। अब से इंटीग्रेशन करना है, ds इक्वल टू अंडर रूट 2pt/m dt। अब इंटीग्रेशन करते हैं, तो देखो इसमें भी इधर इंटीग्रेशन में 2p और m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट t dt, ds का इंटीग्रेशन s अंडर रूट 2p और m, ये तो सेम रहेगा। देखो इधर अंडर रूट t है, मतलब t की पावर 1/2 है, तो पावर वाला रूल लगाओ, एक पावर बढ़ जाती है और वही पावर नीचे आती है, t की पावर 1/2 है, एक पावर बढ़ाओ 1/2 + 1 करो, कितना आ जाएगा 3/2, और नीचे भी आएगा 3/2। अब देखो ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है, हो गया, सब कांस्टेंट है, तो s किसके प्रोपोर्शनल है, t/3/2, बाकी सब कांस्टेंट है। इधर डिस्प्लेसमेंट कितना है, t/3/2, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये पावर वाला पार्ट भी खत्म हो गया है। इसमें एक मिनट बस ध्यान दो, ये एनसीईआरटी देखोगे ना, तो उसमें ये जो चैप्टर है 5th चैप्टर, उसमें ना कोलिजन भी दिया हुआ है, पर कोलिजन हमें ना 6th चैप्टर, मतलब नेक्स्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे। तो क्या ढंग से स्टडी करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में 6th चैप्टर अपना